हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिश चौहान और आप देख रहे हैं आपका चैनल साइंस कारी। और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो मेजरमेंट ही होगा। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट कुछ नहीं है, एक्चुअली ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन किस चीज का? एक दिया फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट से। हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा मेजर करना पड़ता है। ये फिजिकल क्वांटिटी कोई भी चीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेजर करना पड़ता है। तो जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं? कंपैरिजन। तो अगर कोई हमसे एक वर्ड में पूछे कि मेजरमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है, तो हम बोलना चाहेंगे क्या है? कंपैरिजन है। कंपैरिजन करना, कंपेयर करना। अब कंपेयर हमेशा दो चीजों किया जाता है। तो एक तो मेरा ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमको मेजर करना है, और दूसरा वो टूल है जिसके थ्रू हमको इसको मेजर करना है। उन दोनों के कंपैरिजन को ही हम मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए इस बोर्ड का लेंथ हमको मेजर करना है। ये जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, इसका हमको लेंथ मेजर करना है। ठीक है, तो अब अगर इसको मेजर करना है तो मेरे पास एक कुछ टूल होना चाहिए इसको मेजर करने का, जैसे कि मीटर स्केल होना चाहिए। अभी मेरे पास वो मीटर स्केल अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम मेजर करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी पेन को हम अपना टूल बना लेते हैं मेजरमेंट का, और इसी पेन के थ्रू हम इस पूरे लेंथ को मेजर करते हैं इस तरह से। तो जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इसको पूरा मेजर करने में इसका जो पूरा लेंथ है वो मान लेते हैं 10 टाइम्स में कवर हो जाता है। 10 टाइम्स इस पेन से ये पूरा मेजर कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि लेंथ जो आया वो आया 10 टाइम्स ऑफ द पेन। ये मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट हो गया, और मेजरमेंट करते वक्त हम क्या किए? इस पेन का लेंथ को इस बोर्ड के लेंथ से कंपेयर किए। इसी चीज को हम मेजरमेंट कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। मेजरमेंट कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद आवर स्टैंडर्ड टूल, एंड दैट स्टैंडर्ड टूल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज आवर यूनिट। यहां पर जो हमारा यूनिट है वो बन गया है ये पेन। पेन यहां पर बन गया है यूनिट, जिससे हम इस लेंथ को मेजर किए। और ये जो 10 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कि कितना टाइम्स वो यूनिट रिपीट हुआ इसको मेजर करते वक्त। अब जरूरी नहीं है कि वो एक इंटीजर ही होगा, वो फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है। इट मे बी फ्रैक्शनल डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। जरूरी कि हमेशा वो एक परफेक्ट इंटीजर ही आएगा। तो अब हम लोग मेजरमेंट के डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मेजरमेंट का बेसिक बात यही था कि मेजरमेंट करते वक्त हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब हम लोग इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो डेफिनेशन हम नीचे लिख रहे हैं, समझिए इसको। इट इज अ process of comparison of given physical quantity with a standard well defined tool। स्टैंडर्ड वेल डिफाइंड टूल। ठीक है, तो यही है मेरा मेजरमेंट। इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसको? गिवन फिजिकल क्वांटिटी को अपना स्टैंडर्ड वेल डिफाइंड टूल से। अभी हम सारा वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को अगर समझना चाह रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हमको मेजर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको लेंथ मेजर करना है। अलग अलग चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली पूरा फिजिक्स में हम अलग अलग चीजों को ही मेजर कर रहे होते हैं। जैसे कि कभी हम लेंथ मेजर करते हैं, कभी डिस्टेंस मेजर करते हैं, कभी स्पीड मेजर करते हैं। कोई बाइक चल रहा है, कोई कार चल रहा है, वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है उसका स्पीड को मेजर करते हैं। इवन हम टाइम को मेजर करते हैं। आप देखेंगे कि हर चैप्टर में हम तो सिर्फ मेजरमेंट ही कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो
और ये सिर्फ फिजिक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में भी है। डेली लाइफ में भी हम अलग अलग चीजों को मेजर करते हैं, जैसे कि हम टाइम को मेजर करते हैं। मान लेते हैं कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम इस टाइम को भी मेजर कर रहे हैं कि कितना देर हम मेरा वीडियो चल रहा है, कितना लंबा ये वीडियो चल रहा है, तो उसको वहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम, अब हमको टाइम को मेजर करना है। तो टाइम को मेजर करना है तो वहां भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब वहां कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, तो वहां जो मेरा सुई है जो इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो हमको पहले से पता है कि एक बार रोटेट होता है तो कितना टाइम होता है। अब वो कितना रोटेशन मार रहा है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं अपने दिए हुए टाइम से, अपने दिए हुए टाइम इंटरवल से, और फिर हमको पता चल जाता है कि कितना टाइम उस एक यूनिट का वो पूरा टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइम को भी मेजर करते हैं, हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम हमेशा मेजर करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया, कंपैरिजन समझ में आया। अब कंपैरिजन फिजिकल क्वांटिटी किससे, एक टूल से। जैसे कि अभी हम इस पेन को टूल बनाए थे, घड़ी को टूल बना लेते हैं मेजरमेंट करने के लिए, उसके डायल को। ठीक है, अब ये जो टूल होना चाहिए ये स्टैंडर्ड होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब इन सब वर्ड का क्या मतलब है, सबसे पहले बात करेंगे वेल डिफाइंड का। वेल डिफाइंड का ये मतलब होता है जो सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे कि अभी कंफ्यूजन का स्थिति हो सकता है, कैसे, हम इस बोर्ड का लेंथ मेजर किए और आया मेरा 10 टाइम्स ऑफ द पेन, और होता ही है कि हमसे कोई बाहर वाला पूछा कि आपके बोर्ड का मेजरमेंट क्या है, उसका लेंथ क्या है, तो हम उसको बोल दिए 10 टाइम्स ऑफ द पेन। अब उसको तो भैया पता नहीं है कि एक पेन का लेंथ क्या है। अब उसके हिसाब से हो सकता है वो दूसरा पेन खरीद के आ गया और उसका लेंथ इससे छोटा या बड़ा हो गया, तो उसके लिए पेन का लेंथ अलग है। अब उसका वो 10 टाइम्स करेगा तो ये यहां से जो मेजरमेंट मिल रहा है उसको वो मेजरमेंट नहीं मिल पाएगा। मेजरमेंट तभी सेम होगा जब मेरा वाला पेन और उसका वाला पेन सेम टू सेम हो, और ये जो सेम टू सेम वाला चीज है इसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि जो सबके लिए सेम होना चाहिए। तो जब हम टूल को चुन रहे होते हैं तो हमको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहला तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबको इसके बारे में मालूम होना चाहिए अच्छे से। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, समय के साथ ये बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ और लेंथ है कल कुछ और लेंथ हो जाएगा, इसमें ये चेंजेस नहीं होना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक यूनिट का क्या क्या खास बात होता है। ठीक है, फिलहाल हम इन दोनों वर्ड पे फोकस किए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट डेफिनेशन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। बहुत ही सिंपल बात है और ये बहुत ही बेसिक बात है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आदमी को तो मालूम है मेजरमेंट मतलब मेजर कर दूं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात पूरा क्लियर है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है यूनिट। अब यूनिट क्या है, तो यूनिट वही टूल है या वही क्वांटिटी है जिसको हम यूज किए थे अपने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। इट इज अ वेल डिफाइंड टूल और क्वांटिटी which is used to measure the given physical क्वांटिटी। दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस टूल का हम यूज किए हैं उसी को हम यहाँ पे यूनिट कहते हैं। जैसे मेरे एग्जांपल में यूनिट मेरा पेन था। अब जब हम मेजर कर रहे होते हैं फिजिकल क्वांटिटी को तो हम जो वैल्यू लिखते हैं उसमें दो पार्ट होता है, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो अभी के लिए 10 था, और एक होता है उसका यूनिट, मतलब हम कौन सा टूल यूज किए। जैसे अभी हम पेन यूज किए थे तो हम यहाँ पे पेन लिखे थे, हम मीटर यूज करेंगे तो मीटर लिखेंगे। जैसे कि मान लेते यही बोर्ड को हमको फिर से मेजर करना है और इस बार मेरा जो टूल है या मेरा जो यूनिट है वो मीटर है, तो हम देख रहे हैं कि हाँ मान लेते 2 मीटर में ये मेरा काम हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ मेरा क्या है इस बार 2 मीटर, तो 2 हो गया मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मेरे इस बार क्या हो गया, मीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि एक यूनिट का क्या क्या खास बात होना चाहिए। किसी दिया हुआ यूनिट का क्या क्या खास बात होना चाहिए, वो
उसमें यूनिट चुनते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर बात तो हम ये देख रहे हैं कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब क्या कि सबके लिए सेम होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है इजीली रिप्रोड्यूसिबल। मतलब कोई भी शख्स उसको आसानी से रिप्रोड्यूस कर सके, उसके पास वो टूल अवेलेबल हो मेजरमेंट करने का। उसके पास कोई भी टूल, ये वाला कट गया है, हाँ ठीक है। डिफाइन कहां से कट रहा है? ठीक है नंदू, अब हम वो तो बोल दिए हैं, ऊपर वाला शायद पार्ट पोर्शन थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, तो हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बोल बोल के लिखा है, समझ में आ गया होगा। इट इज अ वेल डिफाइंड टूल और क्वांटिटी लिखा हुआ है, ऊपर वाला लाइन में लिखा हुआ है इट इज अ वेल डिफाइंड टूल और क्वांटिटी। ठीक है, हमको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम बात कर रहे हैं कि यूनिट का क्या क्या खास बात होना चाहिए। तो पहला नंबर बात तो स्टैंडर्ड और वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो भी समझा है। नेक्स्ट है इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब उसको कोई भी आसानी से एक्सेस कर सके, ऐसा नहीं कि उसका एक्सेस मुश्किल हो। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्टिबल होना चाहिए। उसको हम एक क्वांटिटी से दूसरा क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सके, जैसे सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कर सके, किलोमीटर में कर सके, ये होना चाहिए। ठीक है, और बाकी बात तो समझ में आ गया, वो समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ये सब बात यूनिट को चुनते वक्त हमको ध्यान रखना है। जैसे कि जब लेंथ के मेजरमेंट का बात आता है तो मेरे पास बहुत सारा यूनिट है उसको मेजर करने के लिए, जैसे फीट है, सेंटीमीटर है। ठीक है, अलग अलग यूनिट है मेरे पास। जैसे अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में भी अलग अलग सिस्टम था, गज था, तो बहुत तरह का यूनिट था। तो हर आदमी का अपना यूनिट था, इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है और प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोग एक जगह आए और उन्होंने डिसाइड किया कि हर चीज के मेजरमेंट का कुछ एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड यूनिट होना चाहिए, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और पूरे वर्ल्ड को उसको मानना है। ठीक है, तो बाद में हर क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक गिवन सेट ऑफ यूनिट डिसाइड कर दिया गया, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। और जब वो डिसाइड किया गया तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हुआ। ठीक है, तो यूनिट क्या है, यूनिट को चुनते वक्त क्या याद रखना है वो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, दो तरह का यूनिट है। पहला को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, अब नाम से ही क्लियर हो जाएगा क्या होता है। तो इस वर्ड को हमको समझना पड़ेगा, ये फंडामेंटल क्या है। और एक बार फंडामेंटल समझ में आ गया तो ये यूनिट भी अपने आप समझ में आ गया। आप लोग बहुत बार ये वर्ड सुने हैं फंडामेंटल, ये क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब है जो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, और उसको बताने के लिए या उसको समझाने के लिए हमको किसी और चीज का जरूरत नहीं है। जैसे कि हम बचपन में, अगर बुक के बारे में ध्यान होगा, हमारा बचपन वाला बुक जो एबीसी का बुक था या क ख का बुक था, उसका नाम इस तरह का होता था, फंडामेंटल एबीसी। उस बुक का नाम होता था फंडामेंटल एबीसी। अब फंडामेंटल एबीसी क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना है तो सबसे पहले जो चीज पढ़ना है वो है एबीसी। और हम बोल सकते हैं एबीसी या अल्फाबेट, ये इंग्लिश लैंग्वेज का फंडामेंटल है, क्योंकि इसको हमको पढ़ाने के लिए कुछ और पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सबसे पहले पढ़ना है। तो यही हो गया फंडामेंटल। क्लियर हो पा रहा है? फंडामेंटल का मतलब वेरी बेसिक, दैट डज नॉट नीड एनी रिक्वायरमेंट टू एक्सप्लेन इटसेल्फ। वो अपने आप को समझाने के लिए किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हाँ उसके मदद से बाकी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट भी कुछ इसी तरह का यूनिट है कि जिसको हम समझाने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए किसी हम दूसरे यूनिट का यूज नहीं करेंगे। दे आर बेसिकली सेल्फ डिफाइंड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट के उल्टा क्या हो जाएगा, वैसा यूनिट जिसको जरूरत है दूसरे यूनिट का, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो अभी हम इसका डेफिनेशन पे आते हैं, फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन क्या है।
the unit which is independent of other unit, the unit which is independent of other unit and can be defined and can be self defined, खुद से ही उसको डिफाइन किया जाता है। हर फंडामेंटल यूनिट का एक खुद का डेफिनेशन होता है, ठीक है। उस डेफिनेशन को भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। अब कितना फंडामेंटल यूनिट है, तो देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट है। और ये बहुत ही बेसिक बात है, इसको हमको याद करना पड़ेगा। मेजरमेंट चैप्टर में जो बहुत ही बेसिक बात है, अब हम वहां पे आ गए। यहां से आपको याद करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। जहां जहां पे बहुत याद करने वाला बात है वहां पे हम फोकस कर देंगे। तो सबसे पहला जो याद करने वाला चीज है वो है नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, और वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले एक टेबल हम दे रहे हैं, पहले लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, किन किन चीजों को हमको मेजर करना है और उसका यूनिट क्या है और उसका सिंबल क्या है। सबसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं वो है हमारा लेंथ। अब लेंथ का यूनिट क्या है, तो जैसा कि सबको मालूम है कि लेंथ को अलग अलग चीजों से मेजर कर सकते हैं। अलग अलग यूनिट है, मेरे पास किलोमीटर है, लंबा दूरी है तो किलोमीटर, माइल, छोटा दूरी है तो मीटर, और छोटा है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो एक स्टैंडर्ड चीज फिक्स किया गया, अभी बताए थे, पूरा साइंटिस्ट लोग एक जगह आए थे और स्टैंडर्ड चीजों को फिक्स किए थे। तो वो डिसाइड किया गया कि लेंथ का यूनिट जो होगा वो स्टैंडर्ड यूनिट वो मीटर होगा। और भी यूनिट है इनको मेजर करने का, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। सिंबल है इसका स्मॉल एम। एक बात ये ध्यान देना है कि कैपिटल और स्मॉल से भी मतलब बदल जाता है। तो जब हम जो स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल ही लिखना है। इस चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि कैपिटल लिखा जा रहा है कि स्मॉल लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है मास। तो मास को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मेरा किलोग्राम, ठीक है, केजी लिखेंगे। टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, लिखते हैं एस। फोर्थ टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। अब जैसा कि तुमको मालूम है टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, केल्विन है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं कैंडेला। और आखिरी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है मोल। तो यही 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिसको तुमको मेजर करना है, इसको तुमको लर्न करना है। तो पहला होमवर्क तुम्हारा ये है कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटी उनका यूनिट को अच्छे से याद कर लो, तभी आगे जाके तुम सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे या डिराइव कर पाओगे। मेजरमेंट चैप्टर का पहला काम यही होना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। लेंथ के बारे में तो सबको मालूम है, लेंथ, मास, टाइम, ये बहुत ज्यादा यूज होगा आगे, तो इन तीनों पे विशेष ध्यान देना है। अब आगे देखो, आगे का जो यूनिट है वो एक पूरा तरह से इंडिपेंडेंट है। ऊपर लिखा भी है कि वैसा यूनिट जो इंडिपेंडेंट हो दूसरा से, जैसे टेम्परेचर को टाइम से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर को मास से कोई मतलब नहीं, उसी तरह करंट को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। हर यूनिट आपस में इंडिपेंडेंट है और सेल्फ डिफाइंड है। उसको डिफाइन करने के लिए हमको दूसरे यूनिट का जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इनको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट्स में अपने डाल देंगे, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं।
चलो अब आते हैं मेरे दूसरे टाइप की तरफ, जो कि है डिराइव्ड यूनिट। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिखते हैं डिराइव्ड यूनिट। नाम से ही जाहिर है इसको हम डिराइव किए हैं दूसरे यूनिट से। तो द यूनिट which can be expressed in terms of other units, दूसरे यूनिट के टर्म में जिसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं या डिराइव कर लेते हैं, उसी को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। अब कौन कौन सा डिराइव्ड यूनिट है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे पहला है तुम्हारा एरिया। तुमसे कोई पूछ रहा है कि एरिया का यूनिट क्या है, एरिया का यूनिट बताओ। अब देखो किसी भी चीज का यूनिट पूछा जा सकता है, तो पहले तुम यूनिट की तरफ मत जाओ कि उसका यूनिट क्या है, पहले तुम सोचो उसका फॉर्मूला। हमेशा तुमको उसका फॉर्मूला याद करना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे एरिया का फॉर्मूला याद करो। अब एरिया का तो बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला चुने, हम कोई भी फॉर्मूला चुन सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई पाई आर स्क्वायर लेना चाहता है वो भी ले सकता है। फिलहाल के लिए हम एरिया का फॉर्मूला ले लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहीं से हमको पता चलेगा कि एरिया का यूनिट क्या होगा, वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा। तो लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है, तो लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट क्या है मीटर, और ब्रेथ का भी क्या है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। मतलब अब एरिया जब भी हम लिखेंगे तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। हालांकि इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में भी एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अगला वॉल्यूम। अब फिर से वॉल्यूम का डायरेक्ट नहीं बताएंगे, पहले हम एक फॉर्मूला सोचेंगे। फिर वॉल्यूम में बहुत सारा फॉर्मूला है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, अलग अलग फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ ये लंबाई हो गया, बोर्ड का लंबाई, लेंथ मीटर, ब्रेथ ये चौड़ाई। तो जब लेंथ को मीटर में मेजर किए तो ब्रेथ को भी मीटर में यूज करेंगे, ठीक है, तो ये भी मीटर। और हाइट ये मोटाई को बोल सकते हैं, कितना मोटा है ये हाइट, तो वो भी मीटर, क्योंकि तीनों में तो बेसिकली मेजर क्या हो रहा है, लंबाई ही तो मेजर हो रहा है, तो तीनों में मीटर 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 आ गया। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब। तो दिख रहा है कि हम किस तरह से हम इस यूनिट को डिराइव कर रहे हैं, इसलिए नाम है इसका डिराइव्ड यूनिट। अगला देखिए, अगला स्पीड। फिर से स्पीड का डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हम इसका एक फॉर्मूला सोचेंगे। तो स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला क्या है वो डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट, तो डिस्टेंस मतलब फिर से वही लंबाई, लेंथ, तो यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, और टाइम का सेकंड, तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये? चलिए अब आगे अगला है एक्सेलरेशन। आगे वाला चैप्टर में हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन क्या होता है। फिलहाल के लिए उसके फॉर्मूले पे आते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन स्पीड बाय टाइम टेकन, या फिर चेंज इन वेलोसिटी होता है, वो सब बात अब बाद में समझिएगा, बस अभी समझिए कि चेंज इन स्पीड, ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन स्पीड बाय टाइम। तो अब हमको ये समझना है कि चेंज इन स्पीड का यूनिट क्या होगा। तो चेंज इन स्पीड का यूनिट वही होगा जो स्पीड का होता है। जैसे कि लेंथ का यूनिट अगर मीटर है तो चेंज इन लेंथ का भी यूनिट मीटर होगा। जैसे कि अभी किसी चीज का लंबाई मान लेते हैं कि 5 मीटर है, थोड़ा देर के बाद वो 6 मीटर हो गया, एक्सपैंड कर गया, तो कितना चेंज आया 1 मीटर, तो चेंज का भी यूनिट क्या हुआ मीटर। तो वही बात यहाँ भी है कि चेंज इन स्पीड का यूनिट क्या होगा मीटर, वही जो स्पीड का होता है। स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो ऊपर क्या लिखेंगे मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है तो टाइम में क्या सेकंड। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला आएगा फोर्स। तो पहले फोर्स का फॉर्मूला सोचेंगे, ठीक है। तो जूनियर क्लास में फोर्स का फॉर्मूला तो पढ़े ही होंगे, क्या होता है फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक फंडामेंटल, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, केजी। और एक्सेलरेशन का अभी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या देखो फोर्स बहुत ही बेसिक चीज है।
फंडामेंटल नहीं है क्योंकि इसको तो हम डिराइव कर लिए, लेकिन है बहुत बेसिक चीज। बेसिक कैसे कि फोर्स का यूज बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, बार बार हम लोग इसको यूज करते हैं। तो वैसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बहुत ही बेसिक होता है, उसका यूनिट हम लोग सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा यूनिट अगर होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे हमको बता रहा है फोर्स, तो अगर हम बोलेंगे 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको देखो यूनिट को लिखने में बहुत टाइम जा रहा है, बोलने में बहुत टाइम जा रहा है। तो हमको अगर ये काम बार बार करना है तो हम इरिटेट होंगे थोड़ा सा। तो हम चाहते हैं कि जो मेरा बहुत ज्यादा यूज होता है, जो बहुत बेसिक यूनिट होता है, उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। तो जैसे फोर्स है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम यूज किया जाता है, वैसा साइंटिस्ट जो उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। तो एक ही साइंटिस्ट है जो इसके लिए बहुत ज्यादा काम किया, उनका नाम है आइजैक न्यूटन। तो हम यहां पर उसको न्यूटन से रिप्लेस करने वाले हैं। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। ऐसे फोर्स का यूनिट ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों चलेगा। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है 1 न्यूटन। अब न्यूटन उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ये बोलने में भी आसान है और मेरा काम को आसान बना दिया। तो हम ये देखें कि डिराइव्ड यूनिट कैसे काम कर रहा है, इसको हम डिराइव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। और जब वो फिजिकल क्वांटिटी बहुत ही बेसिक होता है तो वहां पर उसको छोटा बनाने के लिए साइंटिस्ट का नाम यूज किया जाता है। अब कब कौन साइंटिस्ट आएगा, इसको हम लोग धीरे धीरे समय के साथ याद कर लेंगे, जब उसके चैप्टर के डिटेल में जाएंगे। हर चीज के बारे में हमको अलग से एक चैप्टर, डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ना है, तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे फोर्स के लिए डेडिकेटेड चैप्टर है, वर्क के लिए डेडिकेटेड चैप्टर है, तो ज्यादा लोड नहीं है, वो सब आपको आराम से याद हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे हम बेसिक इस बात को समझ रहे हैं कि यूनिट होता क्या है, यूनिट कितने टाइप का होता है, और यूनिट को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, ताकि हम जब फिजिक्स पढ़ें तो ये सब बात हमको पहले से मालूम हो। ठीक है, अब उम्मीद कर रहे ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है मेरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फिर से थोड़ा सा कहानी पे आते हैं। देखो, बात ऐसा है कि अलग अलग जगह चीजों को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट होता है। जैसे कि हमारे देश में, हम इंडिया में रहते हैं, तो पहले जमाना में लोग गज से मेजर करते थे, बोलते थे इतना गज जमीन है। और अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम चल रहा है, कहीं मीटर चल रहा है, कहीं सेंटीमीटर चल रहा है, तो अलग अलग जगह पे अलग यूनिट होता है। और जब वो लोग आपस में मिलते हैं तो उनका बातचीत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक आदमी बोलेगा उसको मीटर और एक बोलेगा फिट, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इन सारे बातों को एक साथ सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हम पहले बोलते हैं, कि सारे साइंटिस्ट एक जगह बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में एक यूनिवर्सल यूनिट होना चाहिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, और उनको फिर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, और वहीं से जन्म हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट का। तो हम लोग क्या क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है उस पर चलते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका सीजीएस, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। वैसे जो मीटिंग चल रहा था वो फ्रांस में हो रहा था, पेरिस में, और फ्रेंच लोग इसमें बहुत आगे थे, तो वो लोग भी अपना यूनिट दिए, और हमको वहां पे फ्रांसीसी प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है उन नामों में, है ना। अब देखो सीजीएस का मतलब क्या है। सी स्टैंड करता है सेंटीमीटर को, सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है सेकंड। तो ये जो तीन लेटर है, ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कर रहा है लेंथ को, एक कर रहा है मास को, और एक कर रहा है टाइम को। तो यही तीन बेसिक चीज है जिसको सिंबलाइज किया गया है सीजीएस से। अब जब हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करना स्टार्ट करते हैं, और उस सिस्टम को हम नाम दे दिए हैं सीजीएस। तो पहला मेरा सिस्टम यही है, सीजीएस। दूसरा है एफपीएस, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम है। अब धीरे धीरे तुमको समझ में भी आ रहा होगा कि कौन सा लेटर किस चीज को बता रहा है। पहला देखो लेंथ का था, अब लेंथ के लिए एफ का मतलब क्या हुआ, ठीक ही सोच रहे हो तुम लोग, फीट होगा।
F फॉर फीट, P फॉर पाउंड, वजन को वो लोग पाउंड में मेजर करता है, और टाइम के लिए फिर से आ गया सेकंड। तो ये मेरा दूसरा यूनिट हुआ, ठीक है। लेकिन ये दोनों यूनिट यूज करेंगे हम लोग, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होता है। जो तीसरा यूनिट है वो सबसे ज्यादा यूज होता है और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही हमको याद रखना है। तो थर्ड को हम कहते हैं SI यूनिट, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर नाम तो है इंटरनेशनल सिस्टम और हम लोग लिख रहे हैं SI, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग उल्टा क्यों कर रहे हैं। तो देखो, अभी हम थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि जो मीटिंग चल रहा था वो फ्रांस में चल रहा था, पेरिस शहर में चल रहा था, और यहाँ पे फ्रांसीसी प्रभाव तुमको दिखेगा। जैसे कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, अगर इसका फ्रेंच में इसको फ्रेंच लैंग्वेज बोले तो ये हो जाता है सिस्टम डी इंटरनेशनल, मतलब ये सिस्टम वाला वर्ड आगे आता है, वो फ्रेंच लैंग्वेज है तो सिस्टम डी इंटरनेशनल होता है और फिर उसको एब्रिविएट करके SI बोल दिया गया है, इसीलिए नाम में थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है हमको। तो SI यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट है और यही हम लोग याद करते हैं। तो अभी जो हम टेबल दिए थे 7 फंडामेंटल यूनिट का, वो सारा SI यूनिट था। SI यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सारा SI यूनिट याद रखना है। और इसका फायदा ये है कि जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जो सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो सारा का सारा वैल्यू SI यूनिट में आना चाहिए, तभी मेरा न्यूमेरिकल सही हो पाएगा। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि सारा कैलकुलेशन हम SI में करें। अब SI में ये जो लेंथ और मास और टाइम वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो लेंथ, मास और टाइम, यहाँ पे लेंथ अभी आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो आप खुद से बता सकते हैं। लेंथ का होता है मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। तो SI का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, MKS सिस्टम हो जाएगा, ये MKS यूनिट हो जाएगा। जैसे CGS, FPS, वैसे MKS, और MKS को ही हम लोग बोलते हैं क्या, SI यूनिट, ठीक है। तो अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया, इसका बैकग्राउंड कहानी वगैरह समझ में आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको रब कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेफिक्स ऑफ यूनिट। प्रेफिक्स ऑफ यूनिट, देखो अभी प्रेफिक्स क्या है, प्रेफिक्स क्या है तो इंग्लिश में पढ़े ही होंगे, दो वर्ड होता है, एक सफिक्स और एक प्रेफिक्स। प्रेफिक्स वो जो वर्ड के पहले लगता है और सफिक्स वो जो वर्ड के पीछे लगता है। तो प्रेफिक्स यहां पर यूनिट के पहले लगेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा। सेंटीमीटर, अब देखो तुमको मालूम है कि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर तो मेरा यूनिट है, लेकिन यूनिट के पहले एक चीज लगा हुआ है, क्या, सेंटी। तो सेंटी क्या हो गया, प्रेफिक्स। क्यों हो गया प्रेफिक्स, क्योंकि ये यूनिट के पहले लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्रेफिक्स। उस तरह से किलोमीटर, तो किलो पहले लगा हुआ है तो किलो बन गया प्रेफिक्स। तो बहुत सारा प्रेफिक्स है जिसको हम यूज करते हैं यूनिट के साथ। अब सवाल ये कि प्रेफिक्स क्यों यूज करते हैं। तो एक यूनिट जो होता है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है एक रेंज ऑफ सिस्टम को मेजर करने के लिए। रेंज का मतलब है बहुत ही छोटा से लेकर बहुत बड़ा। जैसे बहुत ही छोटा लेंथ मेजर करना है, एकदम स्मॉल लेंथ मेजर करना है, जैसे कि हमको इसका स्पेन का डायमीटर मेजर करना है, तो बहुत ही छोटा लेंथ है, इसको हम मीटर में मेजर नहीं कर पाएंगे, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हमको छोटा करना पड़ेगा उस मीटर को। तो छोटा करते हैं हम एक प्रेफिक्स लगाकर, और हम लोग छोटा कर लेते हैं मिलीमीटर में, तो इसको मिलीमीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मिली मेरा प्रेफिक्स का काम किया और मेरे काम को थोड़ा आसान किया। उसी तरह से जब हम लेंथ बहुत लंबा मेजर कर रहे हो, जैसे कि हम रोड का लंबाई मेजर कर रहे हैं, तो फिर मीटर में मेजर करेंगे तो बहुत मुश्किल है, तो फिर हम वहां पे एक प्रेफिक्स लगाते हैं किलो, और हम किलोमीटर के हिसाब से उसको मेजर कर लेते हैं। तो प्रेफिक्स का यूज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कौन कौन सा प्रेफिक्स है हमारे पास। उसके लिए एक चेन है, उस चेन को हम याद करेंगे, और इस चेन को याद करना भी बड़ा आसान है। देखो पहले लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले लिखना है 10 टू द पावर 0, उसके बाद ये नंबर को एक एक करके बढ़ाते जाना है, 1 2 3 तक तो एक एक करके बढ़ाना है।
और 3 के बाद फिर 3 का गैप लेना है, तो हो जाएगा 3 to the power 6, 9, 12। यही चीज हमको इधर भी करना है नेगेटिव में, तो -1, -2, -3, -6, -9 और -12। पहले तो तुमको ये लिखना आना चाहिए, ये सबको आ गया होगा, समझ में आ रहा है, बहुत ही बेसिक बात है। अब इसका नाम, तो सबसे पहले देखो इस बीच वाले को 10 to the power 0। मैथ्स में तुमको पढ़ाया गया होगा कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो ये 1 है, और यहाँ पर हमको उस यूनिट को रखना है जिसको हम यूज कर रहे हैं। जैसे अगर लेंथ का बात हो रहा है तो यहाँ पे रहेगा मीटर, टाइम का बात हो रहा है तो यहाँ पे रहेगा सेकेंड, वो यूनिट रहेगा यहाँ पे, जो हम स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे चुने उसको यहाँ पे रखेंगे। कुछ भी हो सकता है, लेंथ के लिए मीटर, समझ में आ रहा है, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, मास के लिए किलोग्राम। अब देखो इन सब का नाम, तो इन सब का नाम डिफाइन है, वही प्रेफिक्स है और इसको याद करना है। तो पहला है डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो, मेगा, गीगा, टेरा। इसमें से कुछ कुछ तो सुने ही होंगे, जैसे किलो सब सुना है, 1 किलोग्राम सब जानता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अब 1000 का मतलब क्या है, 10 to the power 3, तो देखो 10 to the power 3 के सामने किलो लिखा हुआ है। उसी तरह से सब MB सुना हुआ है, मेगाबाइट्स, नेट चलाते हैं, स्पीड देखते हैं MB में, तो MB, M का मतलब वहां पे मेगा है। फिर जब मेमोरी हार्ड डिस्क लेते हैं तो GB में होता है, GB क्या है, गीगाबाइट, ठीक है। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क TB में होता है, टेराबाइट। इसके बाद भी होता है पेटा, एक्सा, लेकिन उतना हम लोग यूज करेंगे नहीं, हम इतना याद कर रहे हैं तो मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसका सिंबल देखो, ये तो नाम हो गया, नाम लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 2 3 ये तो समझ में आ ही गया, नाम लर्न कर लेंगे। अब इन सब का सिंबल है, जैसे कि डेका के लिए यूज करते हैं D, हेक्टो के लिए H, किलो के लिए K, ये M, ये G और ये T। अब हम इधर आ रहे हैं, तो इधर क्वांटिटी बढ़ रहा है, इधर क्वांटिटी घट रहा है। सबसे पहला है डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। जैसे से हम पीछे जा रहे हैं क्वांटिटी घटते जा रहा है, उसके बाद भी है, याद नहीं करेंगे, इतना काफी है ना। अब सिंबल देखिए, डेसी के लिए लिखेंगे स्मॉल d, सेंटी के लिए स्मॉल c, मिली के लिए m, माइक्रो के लिए स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, क्या लिखते हैं, u लिखते हैं और यहां पर एक ऐसे कर देते हैं, ठीक है। u नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं म्यू, लेकिन ये किसका सिंबल है, माइक्रो का सिंबल है। नैनो के लिए लिखते हैं n, पीको के लिए लिखते हैं p। बहुत सबका तो इनिशियल है, सिर्फ इसका इनिशियल नहीं, इसको ध्यान देना है। अधिकतर क्या, मैक्सिमम का सब का इनिशियल्स लिया गया है, पहला लेटर से काम हो गया, सिर्फ बचा कौन, माइक्रो। अब इसका इनिशियल क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि तुम ही देखो दोनों का M है, तो एक का M ले चुके हैं तो दूसरा का M नहीं लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक दूसरा सिंबल का यूज किए हैं, माइक्रो का। तो ये पूरा चेन तुमको आना चाहिए। एक बार ये चेन आ गया तो फिर तुम अच्छे से डील कर पाओगे यूनिट्स को, किसी भी तरह से समझ पाओगे। जैसे कोई तुमसे पूछ रहा है कि 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब समझ में आ गया, 10 to the power -6, तो कितना होगा, 10 to the power -6 होगा, ठीक है। ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल भी है। जैसे कि कोई पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा। अब यहां पर देखना है, तो देखो इसका जवाब कैसे देंगे, तो देखो पहले सेंटी और डेसी में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, मतलब 10 का है। अब ये देखना है कि बड़ा कौन है, सेंटी बड़ा है कि डेसी बड़ा है। तो हम जैसे से इधर जा रहे हैं ये डिक्रीज हो रहा है, इस बात को थोड़ा ध्यान दे देना, इधर जाने पे ये चीज डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, और इधर पे आने पे वो चीज इंक्रीज हो रहा है। मतलब इन दोनों में छोटा कौन है, सेंटी है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो बड़ा चीज को छोटा बनाना है तो उसको हमको तोड़ना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। पहले तो हम नंबर को देखो 1 लिखे, 10 to the power 1 क्यों लिखे, क्योंकि यहां से गैप को देख लिए कि डेसी और सेंटी में गैप कितने का है, 1 का है, तो 1 लिखे। अब प्लस लिखना है कि माइनस, तो अगर हम प्लस लिखेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने से बड़ा हो जाता है, तो ये ऑलरेडी बड़ा है,
इन दोनों में ये बड़ा है, तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। हमको तो छोटा करना है, तो छोटा करना तोड़ना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए लिखना पड़ा 10⁻⁻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 ⁻
है, तो ये टॉपिक को यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है, उसकी तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं और फिर ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। अब कोई तुमसे पूछ रहा है कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट हम लोग पहले से लर्न कर चुके हैं टेबल में, तो तुम तुरंत बोल दोगे कि इसका एसआई यूनिट है मीटर, एम, है ना। लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब एक मीटर को डिफाइन किया गया होगा तो कोई तो तरीका रहा होगा जिससे कोई बता पाए कि एक मीटर कितना बड़ा होता है। जैसे अब हमको मालूम है एक मीटर कितना होता है, मार्केट जाएंगे और एक मीटर खरीद के ले आएंगे तो वो स्केल से हमको पता चल जाएगा एक मीटर का लेंथ कितना है। लेकिन जब पहली बार कोई एक मीटर बना रहा होगा तो कुछ वो स्टैंडर्ड सेट बनाया होगा, उससे वो एक मीटर को डिफाइन किया होगा। तो वो क्या है, उसी को हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियली शुरू में एक मीटर को डिफाइन करने के लिए एक रॉड लिया गया। एक एलॉय था कैडमियम और इरिडियम का, एक एलॉय लिया गया और इसका एक स्टैंडर्ड लेंथ लिया गया और इस स्टैंडर्ड लेंथ को बोल दिया गया 1 मीटर और फिर वही स्टैंडर्ड लेंथ को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और सबको समझा दिया गया चलो 1 मीटर इतना होता है। अब आप लोग इसी को 1 मीटर मान लेंगे और एक सैंपल जो ओरिजिनल सैंपल है उसको वहां पे लेबोरेटरी में, फ्रेंच लेबोरेटरी में रख दिया गया वैक्यूम ट्यूब के अंदर। वैक्यूम ट्यूब के अंदर इसलिए रखा गया ताकि समय के साथ इसमें चेंजेस ना हो। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक एलॉय है और कोई भी सब्सटेंस धीरे धीरे डिटोरिएट होता है, खत्म होता है और जब वो खत्म होगा उसमें कुछ चेंजेस आएगा तो फिर यूनिट बदलेगा। अब अगर ये बदल रहा है तो हमारे लिए ठीक नहीं है, साइंस के लिए ठीक नहीं है। तो अब एक ऐसा यूनिट चुनना चाहिए जो कभी बदले ही ना। तो पहले तो एक स्केल बना के बोल दिया गया लेंथ 1 मीटर ऐसा होता है। बाद में दिमाग लगाया साइंटिस्ट लोग कि एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो समय के साथ कभी ना बदले। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अब लेंथ को कैसे डिफाइन किया गया बाद में। इनिशियली इस तरह से लेंथ को डिफाइन किया गया, इट इज द लेंथ ऑफ अ स्टैंडर्ड कैडमियम इरिडियम एलॉय। बाद में देखिए फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहीं से हम लोग 1 मीटर को डिफाइन करने वाले हैं कि 1 मीटर कितना होगा। तो देखो स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट हमको मालूम है मीटर पर सेकेंड और टाइम का है सेकेंड। तो अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, बच जाएगा 1 मीटर। अब सवाल ये कि स्पीड हम क्या लें, स्पीड क्या लें। अब हम ऐसा स्पीड लेना पड़ेगा जो कांस्टेंट रहता है, जो समय के साथ नहीं बदलता है। अलग अलग चीजों का स्पीड समय के साथ बदलते जाता है। तो वो कौन सा स्पीड है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड कभी चेंज नहीं होता है। तो जवाब यहीं पर है, वो है लाइट। लाइट का स्पीड कभी चेंज नहीं होता है। वैक्यूम में लाइट का स्पीड फिक्स होता है। अधिकतर लोगों को ये याद होगा, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमको चाहिए टाइम, तो थोड़ा सोचो कि हमको बनाना है 1। अब इतना बड़ा नंबर को 1 बनाना कैसे बनेगा, तो इसी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम जो होगा वो हो जाएगा इतना सेकेंड और ये स्पीड है इतना मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड। अब ये आपस में कट के 1 आ जा रहा है, 1 मीटर आ जा रहा है। तो इस तरह से हम मीटर को डिफाइन कर पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्लिक और है, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लाइट का स्पीड हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, ये एक्चुअली में 3 नहीं होता है। ये लगभग बराबर होता है 2.9987 ऐसे कुछ नंबर है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 है। तो इतना × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर एक्चुअल वैल्यू लें तो फिर हमको यही लिखना पड़ेगा और इसी को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो अब देखो 1 मीटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। 1 मीटर को डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 1 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट का बात कर रहे हैं, लाइट इन कितना टाइम, तो इतना टाइम, ठीक है, कितना, इन 2.99 समथिंग जो है 8 सेकेंड। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आप बुक से कॉपी कर लीजिएगा, इतना सेकेंड। तो इतना टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन वैक्यूम, हाँ ये भी मेंशन करना पड़ेगा, इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट इतना टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम कहते हैं 1 मीटर। अब ये जो डिफाइन करने का तरीका हुआ ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे हम आज पढ़ें इसको या 1000 साल बाद पढ़ें, कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि लाइट का स्पीड वैक्यूम में हमेशा यही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ मीडियम चेंज होगा तो लाइट का स्पीड चेंज होगा, ये बात ध्यान देने वाला है, ये बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में ये सब आ रहा होगा। इसके हम यही पे दे दिए हैं कि मीडियम चेंज होगा, लेकिन हम मीडियम को चेंज नहीं किया, हम वैक्यूम की बात की। तो अब जो नया डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन लेंथ का 1 मीटर का, वो इस तरह से है। उसी तरह से मास का भी डिफाइन किया गया। तो मास को डिफाइन करने के लिए जैसे यहाँ पे रॉड लिया गया, वहां पे एक सिलेंडर लिया गया उसी एलॉय का, और बोला गया इसका जो वेट है वही आपका 1 kg है। और जैसा कि वही प्रॉब्लम यहाँ भी है कि इसको भी रखेंगे समय के साथ ये भी खत्म होगा, तो फिर साइंटिस्ट को दिमाग आया कि इसको चेंज करना चाहिए। और आपको जान के थोड़ा सा ताजुब होगा, आश्चर्य होगा कि अभी रिसेंटली मास का डेफिनेशन चेंज किया गया है। अभी रिसेंटली मतलब पिछले ही साल मास का डेफिनेशन चेंज किया, जो बहुत समय से चलते आ रहा था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, हमको बस इसका एक एसेंस समझना था कि कैसे हम स्टैंडर्ड यूनिट को डिफाइन करते हैं, उसका तरीका क्या है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही बेसिक चीजों को कवर किए। तो ये मेरा एक पूरा सेक्शन खत्म हो गया है। उम्मीद कर रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। चलिए अब हम लोग आगे का टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।